नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये भी एक फेफड़े की एक होने वाली डिजीज़ है, बीमारी है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। एक बीमारी है जिसका नाम है हेमेप्टाइटिस। हेमेप्टाइटिस क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमेप्टाइटिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, यानी कि मुंह से खून आने लग जाना, उसे हेमेप्टाइटिस बोलते हैं। वो खून आना या खांसते समय खून आए या खांसते समय खून आने को हेमेप्टाइटिस बोलते हैं। और उल्टी करने की स्थिति में खून आता है तो उसे हेमेटोमेसिस बोलते हैं। दोनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएशन है, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि दोनों में तो अंतर क्या है। हेमेप्टाइटिस वह कंडीशन होती है जिससे हम खांसते समय, छींकते समय, खखारते समय तो ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन को हेमेप्टाइटिस बोलते हैं। हेमेप्टाइटिस अगर लगातार ज़्यादा मात्रा में इसे तब मानेंगे जब हम 500 से 800 ml आप ब्लड होता है 24 आवर्स में निकलने लग जाए खांसते समय, खखारते समय, तो आप समझिए मैसी हेमेप्टाइटिस है। तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं हेमेप्टाइटिस के। हेमेप्टाइटिस के कारण है, दो प्रकार से कारणों को डिफाइड किया गया है, कॉमन कॉजेज और अनकॉमन कॉजेज। कॉमन कॉजेज में आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, फेफड़े का टीबी हो सकता है, उस कंडीशन को भी आपके हेमेप्टाइटिस हो सकता है। ब्रोंकियल कार्सिनोमा होगा, फेफड़े का कैंसर हो जाता है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को खांसते समय उल्टी हो खून की उल्टी हो सकती है। तीसरा ब्रोंकाइटिस, लगातार क्रोनिक स्मोकर है, लगातार लंबे समय से खांसी आ रही है, उस कंडीशन में पेशेंट को भी खांसते समय ब्लड निकल सकता है। यह हेमेप्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है। ब्रोंकिएक्टेसिस फेफड़े की कंडीशन होती है, ब्रोंक्यूल्स एल्वेओलाइज में रप्चर्ड हो जाती है। ब्रोंकिएक्टेसिस के केस में पेशेंट को फेफड़े में खांसते समय खून आ सकता है। लंग्स एब्सेस, फेफड़े में कोई मवाद बन जाए, लगातार पस बन जाए, उस कंडीशन में भी पेशेंट को खांसते समय हेमेप्टाइटिस हो सकता है, खून आ सकता है। और कुछ अनकॉमन कॉजेज है जो नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं। उसमें पहला कारण है कोई जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, यानी कि पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉक हो गया है या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, प्लॉक बन गया है, प्लग बन गया है, एक झिल्ली बन गई है, ऑब्स्ट्रक्शन क्लॉट बन गया है, जिस कारण पेशेंट को आपके हो सकता है खांसते समय उसे पेशेंट को खून आ सकती है। तीसरा है माइट्रल स्टेनोसिस, हार्ट के एक वॉल्व है माइट्रल वॉल्व, अगर वो सक्रिय होगी उस कंडीशन में पेशेंट को खांसते समय खून आ सकती है। तीसरा है ब्रोंकियल कार्स एडेनोमिया, फेफड़े में कोई ट्यूमर है, गांठ है, उस कंडीशन में पेशेंट को खांसते समय आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रोंकियल या पल्मोनरी आर्टेरिया वेनस मालफॉर्मेशन है, यानी कि पल्मोनरी आर्टेरिया वेनस मालफॉर्मेशन का मतलब दोनों आर्टरी और आपस में फिस्चुला हो गया है, जुड़ गया हो, उस कंडीशन में पेशेंट को आपकी कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, साथ में खांसते समय उसे खून आ सकती है। जब गुड पोस्चर सिंड्रोम में किडनी एक डिजीज होती है, उस कंडीशन में पेशेंट को आपके लंग्स में खांसते समय खून आ सकता है। हेमरेजिक डायथेसिस हो सकती है, यानी कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। प्लेटलेट काउंट कम होने की कंडीशन में पेशेंट को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग जाती है खांसते समय। ये बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद ही इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, तभी कंप्लीट परमानेंट ट्रीटमेंट कहलाएगा। पता कैसे करेंगे कि हेमेप्टाइटिस है, तो ऐसे कौन सा डिजीज़ है, ये सारी चीज़ जानने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशंस में आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड में कंप्लीट हीमोग्राम है, आपका प्लेटलेट, आपका WBC, आपका RBC सारी, आपका हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स की मात्रा अगर कम हो गई तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उस कारण पेशेंट को आपको खांसी आती है, खांसते समय खांसते समय खून निकल रहा है, तो यही कारण ये हो सकता है। ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा। यूरिन शुड बी एग्जामिनेशन बाय माइक्रोस्कोपी, उसमें यूरिन में देखना पड़ेगा यूरिन में रेड सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। स्पुटम एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। स्पुटम एग्जामिनेशन में आपका खासकर एसिड फास्ट बेसिलर ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन के बारे में पता करना होगा कि इसके ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन तो नहीं है। स्पुटम एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। स्पुटम एग्जामिनेशन में ब्रोंकियल कार्सिनोमा या कोई माइक्रोबैक्टीरियल, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के केस में आपको कोई लंग्स एब्सेस तो नहीं है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकिएक्टेसिस के केस तो नहीं है, ऐसा तो केस नहीं है।
ये सारी चीज़, चेस्ट एक्सरे कराना पड़ेगा, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में पेशेंट की लोकेशन देखनी पड़ेगी कि फ्लूइड की कलेक्शन तो नहीं है, वाटर कलेक्शन तो नहीं है, पस कलेक्शन तो नहीं है, ब्लड का कलेक्शन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको ब्लड सीटीज के यानी कि चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ईसीजी करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसलिए करना पड़ेगा, कोई आपको माइट्रल स्टेनोसिस का केस है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करने को मिल जाएगा, क्योंकि माइट्रल स्टेनोसिस एक कारण है आपके हेमेप्टिसिस में, तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर माइट्रल स्टेनोसिस इन द केस ऑफ कार्डियक डिजीज़। हार्ट की एक डिजीज़ में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है आइडेंटिफाई करने के लिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अलावा आपको कोई ऐसा हेमोसाइटोसिस नामक कोई ऐसी डिजीज़ ब्रोंकियल एडिनोमा तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ब्रोंकोस्कोपी करना होगा, ब्रोंकोस्कोपी में बैलून ब्रोंकोस्कोपी होगी, ब्रोंकोग्राफी करानी पड़ेगी। ये सारा इन्वेस्टिगेशंस करने होंगे आपके पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है और क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है। उस प्रॉब्लम के अनुसार से पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करेंगे फाइंड आउट करके, तो पेशेंट की जान आप बचा सकते हैं। जान बचाने के लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट के लिए माइनर हेमेप्टिसिस है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। उस मेजर हेमेप्टिसिस है तो पेशेंट को पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। लाइन डाउन पोजीशन है तो आपको करवट यानी कि साइड लाइन डाउन पोजीशन करना पड़ेगा। साइड टू साइड चेस्ट के साइड टू साइड चेस्ट लेना पड़ेगा, कि करवट दूसरी करवट, जिससे पेशेंट का जो भी ब्लीडिंग हो माउथ से निकल जाए बाहर, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वापस ना जाने पाए। पेशेंट को आपको रिलैक्स करवाना पड़ेगा, पेशेंट को बेड रेस्ट देना पड़ेगा, और आपको पेशेंट को पेशेंट को जब पेशेंट को हेड एंड अप रेस्ट करना पड़ेगा। हेड एंड अप रेस्ट करने के बाद साइड टू साइड पेशेंट को लेटाना पड़ेगा, जिससे माउथ से जो भी निकलता है वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकल के जाए, जिससे इनहेलेशन या इंस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स न। कुछ ऐसा हाई ब्लड प्रेशर चेक करना, ब्लड प्रेशर पेशेंट शुड बी मॉनिटर ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा। पल्स प्रेशर है तो उसको प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल हाई है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कम है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका कुछ ज़्यादा हाइपरटेंसिव है तो उसे ट्रंक्लाइजर मेडिसिन देके, सेडेटिव मेडिसिन देके उसको रिलैक्स करवाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सेडेटिव मेडिसिन इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि पेशेंट की स्थिति इसमें और बिगड़ सकता है। आपको ऐसी मेडिसिन देना है जिससे उसकी एंजाइटी टेंशन थोड़ा सा रिलैक्स मिले, और ऐसी कुछ मेडिसिन देना पड़ेगा जो कफ रिलीफर हो। एंटी ड्रग्स, एंटी कफ सिरप्स देनी पड़ेगी, जिससे पेशेंट को खांसी में आराम मिले। और इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ेगी। इमरजेंसी ब्रोंकोस्कोपी में आपको पेशेंट को बैलून ब्रोंकोस्कोपी होती है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे फट गई है उसे वहाँ जाकर चिपका दिया जाता है। ये सारा चीज़ उसमें करना पड़ता है, और आइडेंटिफाई करना पड़ता है पेशेंट को ईटियोलॉजी की क्या कारण है, किन कारणों से पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है ब्लड की। जब आप पेशेंट के कारण को पता लगा लेंगे तो पेशेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, और पेशेंट क्योर भी हो सकता है। इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप नज़दीकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और आपको अपनी बीमारी के बारे में आप ज़रूर आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टिगेट करवा के आप उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। और आई होप ये टॉपिक आपके हेमेप्टिसिस यानी कि मुँह से खून आना किन कारणों से होता है समझ में आया होगा, क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या इलाज है, क्या बचाव है। ये सारी चीज़ें आप इसको मैनेज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। अगर घर में अगर ऐसा चीज़ है तो होता है तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।